गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन से कर रहे होंगे। आपके सेमेस्टर्स पास ही हैं। सबसे पहले एज यू नो आई गिव मोटिवेशन टू ऑल ऑफ यू। सो आज मोटिवेशन के लिए ये 4 लाइंस हैं। जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और जो बांटेगा रोशनी इस सरे जमी को, वो बच्चा आप में से ही निकलेगा, आप में से ही निकलेगा। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स में, एज वी हैव डिस्कस्ड इन फोटोसिंथेसिस, that simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs। ठीक है, तो CO2 तो फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टोर हो जाती है, एनर्जी भी लीव्स के अंदर। ठीक है, लेकिन देर आर अदर रॉ मटेरियल्स जो कि प्लांट्स को बनाने के लिए चाहिए, प्लांट्स को बनाने के लिए चाहिए, वो सेपरेटली कैरी होते हैं। वाटर एंड मिनरल के लिए अलग सिस्टम है प्लांट्स में, और फूड कैरी करने के लिए अलग सिस्टम है। क्योंकि सॉइल नीरेस्ट सोर्स है और रिचेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल का। सॉइल सॉइल नीरेस्ट सोर्स है और रिचेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, इसलिए इसलिए एब्जॉर्प्शन जो है इन मिनरल्स और वाटर की रूट्स के द्वारा, जो कंटेक्ट में होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, और वो डिफ्यूज होता है प्लांट्स में। लेकिन डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी दीज रॉ मटेरियल्स टू ऑल पार्ट ऑफ द plant or tree, which are very big in size. So the another process that works on it, वो जो दूसरा प्रोसेस है जो वाटर को कैरी करने के लिए हेल्पफुल है प्लांट्स में, वो है ट्रांसपायरेशन। डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ट्रांसपायरेशन। ये है लाइंस जो एनसीईआरटी ने इसमें दी हैं। और प्लांट्स एनर्जी डिफर इन डिफरेंट बॉडी डिजाइन्स है। सो प्लांट जो बिगर ट्रीज है, उनमें हमारे पास क्या है? जाइलम। क्या है? जाइलम। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं जो एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, एक कंडक्टिंग पाथवे बनाते हैं। और जब इवेपोरेशन प्लांट्स में लीव्स के थ्रू हो जाती है, तो ये ट्रांसपायरेशन पुल ही है जो रूट से लीव्स तक वाटर पहुंच जाता है। ओके, सो अब हमारे पास इन जाइलम टिश्यू वेसल्स क्या क्या है? मैंने कहा 4 पार्ट्स हैं। तो जाइलम टिश्यू में है वेसल्स और ट्रैकियाइड्स। ठीक है, जो कि स्टेम्स में है, लीव्स में है, सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। और ये वन वे है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन है वाटर की और मिनरल्स की सॉइल में, तो हायर कंसंट्रेशन से फिर ये जहां कम है वहां को कैरी होगा लीव्स की तरफ को, स्टेम लीव्स। और ये
ये डिफ्यूजन और ये ट्रांसपायरेशन, ये हेल्पफुल होगी इसको वाटर को सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए, इसको सिंपल करने के लिए मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है। ये है, ये आप देख सकते हो कि रूट सॉइल से वाटर कैरी कर रहा है और ये डिसॉल्व फॉर्म में ये जाइलम टिश्यू इन मिनरल्स को ये वाटर और मिनरल्स को स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप देख सकते हो कि ये जो फूड लीव्स में प्रिपेयर हुआ है, ये फ्लोएम टिश्यू कैरी करेगा ये लीव्स में, ये डाउनवर्ड टू रूट्स, डाउनवर्ड टू रूट्स। फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीव्स, कीप इन माइंड। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल लीव्स तक पहुंच रहे हैं और किस तरह से फूड जो लीव्स में बन रहा है वो रूट्स तक जा रहा है। लेकिन यही फूड का पाथवे टू वे है, बाई डायरेक्शनल है, जबकि वाटर वाटर यूनिडायरेक्शनल कैरी होता है ट्रीज और प्लांट्स में। ये डिफरेंस है, ये फूड कैरी करता है फ्लोएम और जाइलम वाटर एंड मिनरल्स। ये आप देख सकते हो कि ये लीव बनाई है, लीव से इवेपोरेशन हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? इवेपोरेशन हो रही है, लीव्स के पूरे सरफेस से होगी, है ना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो बेसिकली टू टिश्यू conducting tissues are responsible to carry water, mineral and food in plants. फ्लोएम में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? जाइलम में पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है और फ्लोएम में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन बाय यूजिंग एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन बाय यूजिंग एनर्जी, वेयरएज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है अपने आप ट्रांसपोर्ट होना। देयर इज नो नीड ऑफ एक्टिव एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। सो आप देख सकते हो कि किस तरह से जाइलम और फ्लोएम कनेक्टिव टिश्यू होते हुए भी डिफरेंटली वर्कआउट करते हैं, एक एनर्जी के साथ और एक बिना एनर्जी के। अभी एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो मैं आपको रीड करके दे रही हूँ। Movement of water into the xylem, creating a column of water, is steadily push upward. How? क्यों, किस तरह से पुश होता है ऊपर? इवेपोरेशन होती रहती है सूरज की रोशनी से और नीचे से वो लीव से खींचते हैं, लीव स्टेम से खींचेंगे, ब्रांचेस स्टेम से और स्टेम रूट से, इस तरह से पुल क्रिएट होता है अपवर्ड को। However, this pressure by itself is unlikely to enough to move water over the heights that we commonly see in the plants. बोलते यही प्रेशर सिर्फ सिंगली अगर यही प्रेशर काम करे तो ये पूरी हाइट तक नहीं पहुंचा पाता। इसलिए एक और प्रोसेस है डिफ्यूजन के साथ साथ जिसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। ये अपवर्ड मूवमेंट इतनी कर देगा कि सभी पार्ट्स में, प्लांट के सभी पार्ट में वाटर और मिनरल्स पहुंच जाए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वैसे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ उस फ्लो चार्ट में, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी की कोई भी लाइन हम रीड करने से उसका मतलब जानने से छोड़ेंगे नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। नाउ let us consider how the product of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from the leaves. अब
फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में खाना बन चुका है, लेकिन चाहिए तो वो सारे प्लांट्स को, प्लांट्स के सारे पार्ट्स को, to other parts of the plants. तो this transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. ये क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में, what is translocation? तो क्या है ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. क्या है ये? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर is transpiration and transport of food is translocation. ठीक है, और ये वेस्कुलर टिश्यू में होती है. कौन सा है वेस्कुलर टिश्यू? फ्लोएम. अब these substances are specially delivered to storage organs of the roots, fruits, seeds. ये इनको दे दिए जाते हैं ये फूड रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स को. अब ये फूड जो है साइव ट्यूब्स के साथ, कैंपेनियन सेल साइव ट्यूब्स, बोथ डायरेक्शन में काम करते हैं, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड. ये मैं आपको उस फ्लो चार्ट में बता चुकी हूँ. और ये ट्रांसलोकेशन जो है, it happens with the help of energy, and that is why this is called active transportation. ये है वाटर ट्रांसपोर्ट का फ्लो चार्ट. देख सकते हो आप, वाटर जो ग्राउंड में प्रेजेंट है, रूट हेयर उनको एब्जॉर्ब करते हैं और ये कॉर्टेक्स में चला जाता है, रूट कॉर्टेक्स में. और जाइलम इसको पुल करके अपवर्ड मूवमेंट्स के थ्रू सेल्स, लीव्स के डिफरेंट सेल्स को भेज देता है और ये डिफ्यूज करते हैं थ्रू द स्टोमेटाइन लीव्स. ये है कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल. बच्चों, हमने अभी देखा कि प्लांट्स में किस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम टिश्यू करते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जाइलम टिश्यू करते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स एटीपी यूज करते हैं, ये एनर्जी की करेंसी है. और प्लांट्स अपना फूड स्टार्च में. अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन. क्या है? एक्सक्रीशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन? लेट्स excretion. Let's see. Excretion. Excretion has change of the one second that makes the forward is mild in that. Gene told by these definition of excretion is definition of excretion is बॉडी में से नाइट्रोजन वेस्ट बाहर निकालने. बॉडी में से नाइट्रोजन वेस्ट बाहर निकालने से. और ये नाइट्रोजन वेस्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग फॉर्म में निकालते हैं. जैसे कुछ यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं, कुछ अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं, कुछ यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं और कुछ यूरिन की फॉर्म में निकालते हैं. देखते हैं. हमें पता है कि जितने भी गैसेस प्रोडक्ट्स थे वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं प्लांट्स.
एनिमल्स अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नाइट्रोजन वेस्ट निकाल प्रोड्यूस करती है, उसके लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी में, एक लाइफ प्रोसेस है बॉडी में, जो इन नाइट्रोजन वेस्ट को हार्मफुल है, जो बॉडी के लिए टॉक्सिक है, वो रिमूव करता है, और उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। और इसके लिए स्पेशल एक पूरा सिस्टम है। इस एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए बॉडी में एक पूरा सिस्टम है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन के थ्रू ये वेस्ट बाहर निकल जाती है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसके लिए स्पेशल ऑर्गन है। तो लेट अस स्टार्ट कि ह्यूमन बीइंग के, इंसान के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। सो हाउ मेनी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम? लेट अस सी कितने ऑर्गन्स हैं। पहला किडनी, 2 किडनीज, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ये है हमारे पास रीनल वेन्स, these are renal veins. This is aorta, this is aorta. Okay, these are ureters. दोनों किडनी से एक एक यूरेटर यूरिन को जो फॉर्म हुआ है ब्लड को, ब्लड में से निकाल के वो भेजा जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के एंड में इसकी ओपनिंग होगी जिसे कहते हैं यूरिथ्रा, जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटस, पेयर है, पेयर, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है और यूरिथ्रा भी सिंगल है। किडनी कहाँ है? एब्डोमेन के नीचे, आइदर साइड, बैकबोन के आइदर साइड, दोनों तरफ। ये यूरेटर्स जब किडनी में यूरिन बनता जाएगा और ये पास होता जाएगा इसमें यूरेटर्स की। यूरिनरी ब्लैडर तब तक इसको स्टोर करता रहेगा जब तक इसे अर्ज नहीं उठेगी इसको बाहर निकालने की यूरिथ्रा के थ्रू। लेकिन ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। किडनी के अंदर जैसे घर में ईंटें होती हैं, घर को ईंटें बनाती हैं, वैसे किडनी को बनाते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बनाते हैं? नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ किडनी। किडनी में बहुत छोटी एक यूनिट है जिसका नाम है नेफ्रॉन। तब भी हम जो किडनी के डॉक्टर्स हैं उन्हें हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो कह रहे हैं हाउ पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरिन क्यों बनाया? ताकि यूरिन ब्लड से वेस्ट निकल जाए, वेस्ट निकलेगी, है ना, रिमूव फ्रॉम द CO2 तो लंग्स के थ्रू निकलती, और नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक यूनिट है। तो ये थी हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी के अंदर। लेकिन बच्चों मैंने आपके लिए अब एक यूरिन फॉर्मेशन का एक डायग्राम भी निकाल के रखा है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये डायग्राम, ये है एनसीईआरटी में डायग्राम, ये डायग्राम है, और ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए मैंने इसको 2 फॉर्म में लिखा। एक ये यूरिन की फॉर्मेशन, ये है यूरिन की फॉर्मेशन फ्लो चार्ट की फॉर्म में। एफरेंट आर्टरियल्स ब्लड को लेके आएंगे, एफरेंट आना, जिससे ब्लड यहाँ आएगा और ये ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलस में इसको लेके आएगा, और यहाँ पे ये फिल्टर होता है। कौन? ब्लड। यहाँ ये लेके आएगा, ये लेके आएगी, और ये बात, ये एफरेंट और ये इफरेंट, ये क्या है? इफरेंट। ठीक है। सो एफरेंट जो है ब्लड को ले आएगी ग्लोमेरुलस में, यहाँ फिल्टर होगा, है ना, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। हो गया। फिर ये जाएगा बॉमन्स कैप्सूल। कहा जाएगा? यहाँ से बॉमन्स कैप्सूल, बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है, में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगी। इसके बाद जाएगा ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल में। ये कहाँ है? ये इस डायग्राम में, ये देखिए,
ये है हमारे पास, ये वाला पार्ट जो है पीसीटी है, ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या है ये? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब बॉर्मन्स कैप्सूल से ये फिल्टर होकर के पीसीटी में पहुंच गया, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंच गया। फर्स्ट स्टेप हो गया, फ्लोचार्ट का फर्स्ट स्टेप मैंने डायग्राम में आपको शो कर दिया। अब है हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्टर से जब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो यहाँ क्या होगा, ये यूरिन को क्या करेगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोटीन प्लाज्मा वगैरह, उसको वापस ले रीअब्सॉर्ब करेगा, ग्लूकोज को, वाटर को, सोडियम को ये रीअब्सॉर्ब करेगा। बच्चों ये रीअब्सॉर्प्शन, ये सिक्रीशन, ये जो प्रोसेस है ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिन में 175 लीटर ब्लड ब्लड जो है ये पास होता है, यूरिन बनता है, लेकिन उसमें से क्योंकि ये री ऑब्जर्व होते जाते हैं ग्लूकोज, वाटर, सोडियम, फिर सिक्रीशन होती जाती है चीजों की, तो इसलिए सिर्फ 2 से 3 लीटर ही यूरिथ्रा के थ्रू बाहर होना चाहिए, यूरिन के थ्रू बाहर। तो हमने क्या देखा, एफरेंट आर्टेरियल ब्लड को लेके आया, यहाँ उसका फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जिसे कहते हैं बॉर्मन्स कैप्सूल के अंदर। अब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में ले गया, मैंने डायग्राम में आपको शो किया। आप ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में क्या क्या चीजें फिर से रीअब्जॉर्ब होगी जो वापस चलेगी ब्लड में, वो है ग्लूकोज, वाटर, सोडियम, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है ल्यूकोफैलिन, ये है ल्यूकोफैलिन, ये है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ये ल्यूकोफैलिन, ये क्या है, ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, डाउनवर्ड जो चीज आती है वो डिसेंडिंग, जो ऊपर को जाती है वो असेंडिंग, ठीक है। अब ये यहाँ पर पहुंच गई क्या, ल्यूकोफैलिन में डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर भी ऑब्जर्व हो जाएगा खूब सारा ब्लड में से, और असेंडिंग लिम्ब में सोडियम और क्लोरीन भी ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर हो गए हमारे पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। देखो यूरिन बनता है कितने स्टेप्स में, फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, तो ये 3 स्टेप्स में, और बाकी यूरिन एक्सक्रीशन चौथा सेक्शन, तो चौथा पार्ट, ओके। सो तो ये हमने देखा कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में रीनल में हमने क्या देखा, इसमें भी हमने रीअब्जॉर्प्शन किया, रीअब्जॉर्प्शन हुई असेंडिंग और डिसेंडिंग में, क्या डीसीटी में, कहाँ पहुंचा, डीसीटी, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल और ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। पीसीटी रीनल ट्यूबल, डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। अब ये डीसीटी क्या है, ये है हमारा डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, क्या है, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। सो क्या होगा, यहाँ सिक्रीशन, क्या होगी, सिक्रीशन, तो ये है डिस्टिल कन्वोल्यूटेड, यहाँ होगी रीअब्जॉर्प्शन भी और सिक्रीशन टुगेदर। सो अब हम देखते हैं, ठीक है। सो अब है हमारे पास ये हमारे पास सो हमने देखा कि किस तरह से डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन दोनों हो रही है, क्या हो रही है, दोनों हो रही है। कौन से बड़ा नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो रीअब्जॉर्प्शन, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन टुगेदर हो रही है,
फिर हमारा पहुंचा ये यूरिन फॉर्मेशन फॉर्म जो हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्जॉर्प्शन और क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी और एडीएच, ये क्या है, डाइहाइड्रेट, एडिशनल से डाइहाइड्रेट फॉर्म होगा। इसके बाद हमारे पास जाएगा ये रीनल, ये यूरिन जाएगा हमारे पास रीनल पेल्विस में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिथ्रा में, जो कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाकी पार्ट्स के किडनी के नीचे। ये काम किडनी में नेफ्रॉन में हो रहा है। मैंने आपको भी बताया कि नेफ्रॉन किडनी की यूनिट है, जैसे घर की यूनिट ईंट है और बार बार रिपीट करके बन जा रहा है, वैसे ही नेफ्रॉन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए किडनी, और हर नेफ्रॉन में ये फिल्ट्रेशन, ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन हो रही है, और ये सब कुछ होने के बाद यूरिन रीनल पेल्विस में जा रहा है, फिर यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिथ्रा में, और फिर यूरिन एक्सक्रीशन। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से यूरिन बनता है। अब हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी में जो गिवन है कि आर्टिफिशियल किडनी, जिसे कि हम हेमोडायलिसिस कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी में, ठीक है, ये हम देखने जा रहे हैं अब। ये किडनी और वाइटल ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जीने के लिए, लेकिन कई बार इसमें सेवरल कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई बार इंजरी हो जाती है, कई बार ब्लड फ्लो ही पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अपने अपनी डेली एक्टिविटीज कम कर दी। तो एज के साथ जब आप डेली एक्टिविटीज अपनी कम कर देते हो तो किडनी अपना काम करना स्लो कर देती है, स्ट्रिक्ट कर देती है, और धीरे धीरे करके अगर आप बहुत ही इसको कम कर दोगे अपनी एक्टिविटीज को, तो धीरे धीरे करके किडनी फेल ही होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो इट लीड्स टू द एक्शन ऑफ द पॉइजनस वेस्ट इनसाइड द बॉडी, एंड दैट लीड्स टू द डेथ। इन केस ऑफ किडनी फेलियर हमारे पास आर्टिफिशियल किडनीज होती है, जिसमें हम लोग ब्लड ब्लड की फॉर्म क्या करते हैं, और जो ब्लड नाइट्रोजन से भरा हुआ है वो उसमें से मूव होता है उस मशीन में से, और नाइट्रोजन निकालता जाता है, नाइट्रोजन वेस्ट निकालता जाता है, और उसमें अ, उसको फिर से बॉडी में पास करते हैं, उस मशीन से फिर से वो बॉडी में उसको भेज देते हैं, है ना, नाइट्रोजन वेस्ट निकाल करके। तो उसे हम डायलिसिस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। करना कुछ नहीं है, बस आर्टिफिशियल किडनी किडनी की तरह ही काम करेगी, ये है। An artificial kidney is a device to remove the nitrogen waste products from the blood through the dialysis. Artificial kidney में होता क्या है, पैरेलल ट्यूब्स होती है, जो कि सेमी परमिएबल है, और इस तरह से बनाई गई है कि नाइट्रोजन वेस्ट उसमें से निकल जाए, ठीक है, और उसका ऑस्मोटिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर है फ्लूइड का, डायलिसिस वाले फ्लूइड का, वो मेंटेन किया गया है ब्लड के फ्लूइड के, ब्लड के साथ, एक्सेप्ट नाइट्रोजन नहीं है उसमें, और सब है। तो वो उसमें से द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स, इन ट्यूब से पास होता जाएगा, और वेस्ट जो है वो बाहर निकलती जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि सेमी परमिएबल है, तो किडनी की तरह ही काम करेगा ये। हाँ, मैंने आपको पहले बताया कि 175 टू 180 लीटर फिल्ट्रेट जो है डेली किडनी में आती है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 to 3 लीटर ही बाहर निकलती है, क्योंकि किडनी इसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को सीक्रेट कर लेती है, इसलिए सिर्फ 2 to 3 लीटर ही, 2 to 3 लीटर ही बाहर जाती है। तो बच्चों ये था कि किडनी किडनी कैसे काम करती है, और अगर किडनी फेल हो जाए तो उसके लिए डॉक्टर्स ने क्या इन्वेंट करके रखा है। अब अगर ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन है, अगर ह्यूमन बीइंग में वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट तैयार हो रही है, तो ये प्लांट्स में भी होती है, और प्लांट से इन इन वेस्टेज को कैसे इनको करते हैं, वेस्ट, इन वेस्ट को बाहर निकालते हैं, देखते हैं, ठीक है, लेट अस सी। यस, ओके,
एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। फीवर तो इजीली हो जाता नहीं, फीवर तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या करने जा रहे हैं हम लोग? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में हमारे पास है प्लांट्स कंप्लीट use completely different strategy for excretion. Okay, for excretion other than oxygen itself can be thought of as a waste product. प्लांट के लिए ऑक्सीजन भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो बाहर निकालता है। तो प्लांट के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है और वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बाहर निकालता है। कैसे निकालता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बाहर निकालता है। और प्लांट्स ठीक है, तो ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बाहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद और प्लांट वेस्ट मटेरियल कैसे निकालता है? तो वो वेस्ट मटेरियल रेजिन्स के थ्रू निकालता है। लीव्स जो येलो हो जाती हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करती हैं अपने आप में, तभी वो लूज करती हैं वहां से। और दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर निकाल दिया, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू बाहर निकाल दी, रेजिन्स और लीव्स को निकाल करके गम्स और रेजिन्स की फॉर्म में ये सारे वेस्ट एक्सक्रीट जो है वो बाहर। बच्चों, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन जो है एक जनरस वर्क है, ये सभी इंसान को करना चाहिए अपनी आइज या कोई मरने से पहले जो है किसी पर्सन को अगर ये हम किसी की जान बचा सकते हैं तो हमें ये डिक्लेयर करके जाना चाहिए मरने से पहले कि हमारा ये ऑर्गन हम डोनेट करते हैं। तो ये था लाइफ प्रोसेस। मिलेंगे हम अब नेक्स्ट लेक्चर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपके साथ। पढ़ते रहिए बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया कि शिक्षा शेरनी का वजूद है, जो पिएगा दहाड़े।